हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जो फोर्स है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सबसे पहले हम लोग को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स शुरू करने से पहले फोर्स को जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। फोर्स, इसको हिंदी में बल कहा जाता है। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल एजेंसी है जो क्या करता है, चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी के स्टेट को चेंज कर देता है। जैसे कि रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट एंड मोशन टू रिटार्डेशन। नीडेड पैरामीटर टू डिफाइन फोर्स कम्प्लीटली, यानी कि फोर्स को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए कौन कौन से पैरामीटर होने चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसमें पहला पैरामीटर है हम लोग का मैग्नीट्यूड, दूसरा है डायरेक्शन और तीसरा है हम लोग का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ये नीडेड पैरामीटर है किसी फोर्स को डिफाइन करने के लिए। आगे बात करते हैं फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो फोर्स का आप देख सकते हैं, फोर्स जो है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका क्वांटिटी कैसा हो गया? वेक्टर हो गया। इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है, एसआई यूनिट है न्यूटन, एमकेएस यूनिट है इसका केजीएफ और सीजीएस यूनिट है इसका डाइन। और यूनिट रिलेशन की बात करें तो एक केजीएफ इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। इसका फॉर्मूला बात करें तो एफ इक्वल टू होता है एम ए और एफ इक्वल टू एक और होता है एम इंटू डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। यहाँ पे एम और भी जो है, एम बताता है मास को और भी बताता है वेलोसिटी को। आगे बात करते हैं इसमें न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि ये स्टैटिक के साथ साथ डायनेमिक में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। आइए शुरू करते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का फर्स्ट लॉ जो है बताता है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है वह तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे, यानी बाह्य बल न लगे। आप देख सकते हैं अगर कोई बॉडी है रेस्ट या मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या कंडीशन में है तो उसका स्टेट विल रिमेन सेम। उसका स्टेट कैसा रहेगा? रिमेन सेम रहेगा अनटिल एंड अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। इसी लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं और यह लॉ हम लोग को फोर्स के प्रेजेंट को बताता है, फोर्स की उपस्थिति को बताता है। और इनर्शिया का जो मतलब होता है वो होता है फिजिकल पावर ऑफ एनी बॉडी। अब बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ न्यूटन का सेकंड लॉ तो वो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का वो किसके बराबर होता है? तो फोर्स जो बॉडी में अप्लाई करते हैं उसके इक्वल होता है। और डायरेक्शन ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी सेम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो डायरेक्शन जो होता है लीनियर मोमेंटम का वो भी सेम होता है फोर्स के डायरेक्शन में। इसको और ज़्यादा समझते हैं। इधर देख सकते हैं एक बॉडी है जिसका मास m है और इसका वेलोसिटी v है, इसका डायरेक्शन इधर है तो लीनियर मोमेंटम हम लोग का हो जाएगा p इक्वल टू हो जाएगा m इंटू वी। इसी प्रकार रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम जब निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एम अपॉन डी टी। जो रेट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है इसी को हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी वी डी एम अपॉन डी टी। यह हम लोग का फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन है ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ केस आते हैं जिसको देख समझना बहुत ही आवश्यक है। इसमें पहला केस है इफ़ द मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मास हम लोग का कैसा हो? कॉन्स्टेंट हो, देन फोर्स क्या होगा? आप देख सकते हैं जो इसमें मास है ये वाला, अगर ये इसको हम लोग कॉन्स्टेंट कर देते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो जीरो हो जाएगा और जीरो में भी वेलोसिटी से गुना होगा, ये भी क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म हम लोग का जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को केवल यही बचेगा फोर्स इक्वल टू। तो इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं फोर्स इक्वल टू बच गया हम लोग का एम डी वी अपॉन डी टी और डी वी अपॉन डी टी को हम लोग ही एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये एक्सेलरेशन कैसा होगा? सेंटर ऑफ मास, बॉडी का जो मास है उसके सेंटर की ओर होगा, सेंटर के डायरेक्शन में होगा। अब बात करते हैं इसमें जो अब बात करते हैं नेट फोर्स इन समेशन ऑफ नेट फोर्स इक्वल तो इसमें और हो जाएगा इसी प्रकार मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेट फोर्स में हम लोग बात करेंगे तो नेट फोर्स एफ एक्स, नेट फोर्स वाई, नेट फोर्स एफ टी, नेट फोर्स एफ आर। ठीक है, इसी प्रकार जिधर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग का एक्सेलरेशन भी होगा। देख सकते हैं यहाँ पे एफ वाई है तो यहाँ पे
इसमें आगे बात किया जाता है उसी प्रकार जो नेट फोर्स एफ वाई है इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए वाई, जो डायरेक्शन सेम सेम रहेगा, सेम सेम सभी में। ये जो हम लोग को पोर्सन है ये हम लोग को पढ़ना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डायनेमिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ना है, डायनेमिक्स का जो पार्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का उसमें पढ़ना है। दूसरा केस है इसमें, अगर वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं तो एफ इक्वल टू क्या होगा, तो एफ इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। ये जो हम लोग का जो इक्वेशन निकला है ये हम लोग को बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जो इम्पैक्ट ऑफ जेट चैप्टर है उसमें हम लोग को पढ़ना है। अब बात करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। ये क्या करता है, ये कहता है टू एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। क्या है, किसी भी एक्शन का जो फोर्स होता है वह इक्वल होता है उसके अपोजिट रिएक्शन फोर्स के। यहाँ पर देख सकते हैं एक बॉडी वन है जो F12 एक फोर्स लगा रिएक्शन कर रहा है बॉडी टू पर, और ठीक उसी प्रकार जो बॉडी टू है वन पर रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड है दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ देख सकते हैं एक्शन फोर्स इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इक्वल टू होता है 0। बोथ एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वह डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करता है। इसमें एक टर्म आता है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, वो क्या होता है उसको समझना जरूरी है। आप देख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिगिड बॉडी एट ए पॉइंट, जब किसी रिगिड बॉडी में किसी फोर्स जब किसी पॉइंट पर एक्ट करता है इट कैन बी ट्रांसफर टू द अदर पॉइंट, उसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अदर पॉइंट पर ऑन द सेम बॉडी में कीपिंग सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो भी सेम होगा, डायरेक्शन भी उसका सेम उसी डायरेक्शन में होगा, और लाइन ऑफ एक्शन सेम उसी लाइन ऑफ एक्शन पर होगा, सो दैट द इफेक्ट रिमेन्स सेम, जिसके कारण उसका जो इफेक्ट होगा रिमेन कैसा होगा, सेम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो फोर्स ए है इसी को हम लोग यहाँ पे हम लोग इसी कर दिए हैं, इसको हम लोग सेम इसी लाइन ऑफ एक्शन में इसको ट्रांसफर कर दिए हैं लोग। यहाँ पे फोर्स बी है, फोर्स सी है, और यहाँ पे फोर्स डी है। ये हम लोग का हो गया लाइन ऑफ एक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का मुख्य बात यही है, यही आपको समझना है कि जब किसी पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे तो उसके लाइन ऑफ एक्शन जो होगा उसमें उस फोर्स को कहीं भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, और जो फोर्स ट्रांसफर करेंगे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, तीनों सेम होगा। ये पॉइंट आपको बस याद रखना है। अब इसमें बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से, आइए उसको समझते हैं। यहाँ पे SSC JEE में क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ इससे रिलेटेड, आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, द क्वांटिटी विच इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज, क्या होता है, तो होता है फोर्स। मैंने आपको पिछले ही बताया था जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो क्या बताता है, हम लोग को फोर्स बताता है। तो उसका जो क्वांटिटी होगा वो क्या बताएगा, हम लोग का फोर्स बताएगा। विच लॉ ऑफ मोशन न्यूटन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स है, यानी कौन सा लॉ न्यूटन का फोर्स को मेजर करता है, तो सेकंड लॉ है। तीसरा क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन इन्फॉर्म द प्रेजेंट ऑफ फोर्स, मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट लॉ बताता है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल आते हैं एग्जाम में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि अन्य बच्चे जो भी हैं इस नोट्स को पा सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें अपने बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।